Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जैसा कि पास एजुकेशन सिस्टम ने आप लोगों के लिए एनईडी कराची यूनिवर्सिटी के तमाम मैथ के पास पेपर को सॉल्व करवाया, अब इसी तरह हम एनईडी जो फिज़िक्स के पास पेपर है उसकी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और जिसमें आज हम पहला जो पास पेपर है, पास पेपर नंबर 1, उसको हम डिटेल में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो के एनईडी के अंदर आप लोगों के 100 मार्क्स होते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं और फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज होते हैं। अब ये जो फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज हैं, इनको कैसे एस करना है, 25 एमसीक्यूज आउट ऑफ 25 कैसे करेक्ट करने हैं, अब उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है एक आधा पेपर करके या कुछ चीज़ें करके आप चले जाएं तो एनईडी में आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि एनईडी के अंदर हमने ओवरऑल 95% से ऊपर जाना है और फिजिक्स के अंदर डेफिनेटली हम इंशाल्लाह 25/25 को एस करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों के लिए ये सीरीज लेके आए, हम इंशाल्लाह ताला आपको तमाम एनईडी के पास पेपर करवाएंगे डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर ले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, अगर एनईडी के तमाम सब्जेक्ट्स की एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सुपर प्रीमियम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा बैच है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अभी स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच का आप लोग हिस्सा बन जाएं। कोशिश करें कि आप लोग अप्रैल के मंथ के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि आगे आप लोगों के पास तो टाइम ही बहुत कम है। अप्रैल के बाद तो मई है और 24 मई से तो आप लोगों के एनईडी स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अप्रैल से जो मंथ है इसको ख़त्म होने से पहले पहले अपनी इनरोलमेंट करवा लें। और इनरोलमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स लें, आप लोगों को तमाम डिटेल्स भेजी जाएंगी, उसके बाद आप हमारे बैच का हिस्सा बन जाएं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मूव करते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यूज हमारे पास लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल एनईडी का पास पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। द डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन energized इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट। अब जो ऑफ विजिबल लाइट है वो हमारे पास कौन होता है, दैट इज एलईडी। जो डायोड ऑफ विजिबल होता है दैट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। अब जो एलईडी हमारे पास होता है ना, ये लाइट को एमिट करता है, कब करता है, जब उसमें से करंट फ्लो करती है। और जो फोटो डायोड होता है ना, जो फोटो डायोड होता है वो बेसिकली क्या करता है, लाइट और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। तो हमारे पास जो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है, ये एलईडी हमारे पास क्या करता है, एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड, ये लाइट को एमिट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट पास करता है उसके बाद लाइट को एमिट करता है। और जो फोटो डायोड होता है बेसिकली ये फोटॉन्स को यूज करता है और आगे करंट में कन्वर्ट करता है। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है, कैन बी क्रिएटेड इन स्पेसशिप बाय प्रोड्यूसिंग। जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है ग्रेविटी की एक फोर्स होती है, एक फील्ड होता है। और फील्ड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑर्बिटल मोशन से भी, वाइब्रेटरी मोशन से, ट्रांसलेटरी मोशन से। लेकिन इन सारे मोशन से, मूवमेंट से हम फील्ड तो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल ग्रेविटी की बात होती है ना, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम जनरेट कर सकते हैं बाई स्पिनिंग। स्पिन मोशन से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे अर्थ में भी स्पिनिंग हो रही होती है और उसमें भी ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही होती है, और ग्रेविटेशनल पुल होती है बिटवीन अर्थ एंड मून, जिसकी वजह से वो फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है। तो याद रखिएगा, हमारे पास जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करते हैं बाय स्पिन मोशन ऑफ स्पेसशिप। यानी कि स्पेसशिप जैसे कोई बड़ा सा व्हील है, उसकी स्पिनिंग करवाने से, तो इस तरह करके वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी सी ऑप्शन, स्पिन मोशन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ गैलीलियन जो टेलीस्कोप है इज इक्वल टू। तो लेंथ हमारे पास इसकी कितनी होती है, दैट विल बी इक्वल टू एफ ओ ऑब्जेक्टिव माइनस एफ ई आई पीस, इसके इक्वल उसकी लेंथ होती है। ये हमारे पास एक पूरा रिलेशन होता है। यानी कि आप लोगों ने फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको आप लोगों ने यहां से आप लोगों ने माइनस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी आई पीस की फोकल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से। तो ये हमारे पास लेंथ को बताता है।
उसके बाद है द मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम वर्क डन इज पॉसिबल इन द प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है? अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैक्सिमम जो वर्क डन है वो ना तो आइसोबैरिक ना आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक, आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो मैक्सिमम वर्क डन पॉसिबल हो सकता है, याद रखिएगा। और जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल होते हैं ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है, तो उनमें हमारे पास क्या हो सकता है, वो हमारे पास मैक्सिमम हो सकता है जो वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे आइसोथर्मल वाले, उनमें मैक्सिमम वर्क डन होता क्यों है? क्योंकि उनमें जो हीट का लॉस होता है वो बहुत कम होता है, यानी हीट लॉस बहुत कम है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया। दैट इज लैम्डा एल, इसको हम लिख लेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में डी। अब यहाँ पे जो हमारे पास है डेल्टा वाई है, ये फ्रिंज स्पेसिंग को बताता है, फ्रिंजेस के बीच में कितनी स्पेसिंग है, उनकी थिकनेस कितनी है, ये वो कितनी थिन है। लैम्डा हमारे पास वो लाइट है, उसकी वेवलेंथ है। एल हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स टू स्क्रीन है। और डी हमारे पास सेपरेशन ऑफ स्लिट्स है, सेपरेशन ऑफ स्लिट्स है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी फ्रिंजेस हैं वो थिक बने, फ्रिंजेस हमारी थिक बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लिट की सेपरेशंस हैं इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर कम करेंगे तो हमारे पास फ्रिंजेस जो हैं वो थिक बनेंगी। और अगर हम ये सेपरेशन को ज़्यादा कर देंगे, जैसे देखें यहाँ पे सेपरेशन डी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे डी की वैल्यू कम है, तो केस टू में डी की वैल्यू कम है, केस वन में डी की वैल्यू ज़्यादा है, तो सेपरेशन ज़्यादा होगी तो फ्रिंजेस की जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी और फ्रिंजेस थिन बनेंगी। सही है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अ बकेट ऑफ mass 10 kg इज मूव डाउनवर्ड in the gravitational field through a distance of 1 meter. The work done इन द केस इज इक्वल टू, वर्क डन हमारे पास इस केस में कितना होगा? अब एज यू नो कि जब भी किसी बॉडी को मूव करवाया जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी, वर्क डन तो हमारे पास एफ डॉट डी। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, एनर्जी के टर्म में वर्क को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोसाइन ऑफ थीटा को इग्नोर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी एफ इक्वल टू एम जी, और हाइट है तो एच आ जाएगा। यहाँ पे मैथ हमारे पास कितना है, दैट इज 10 kg। जी का वैल्यू हम 9.8 लेंगे, और एच का वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से ये 10, ये 10 से कैंसिल हुआ तो कितना बना 98, और साथ में क्या आ जाएगा, जाउल आ जाएगा 98, और हमारे पास जाउल आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा जी, तो राइट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या बनेगा, सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोर्स एफ इक्वल टू, ये फोर्स की हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू गिवन है। उसके बाद एक्शन ऑन अ पार्टिकल मूव फ्रॉम आर वन भी दे दिया है और आपके पास आर टू भी दे दिया है। तो याद रखिए, जब आर वन और आर टू दोनों दे दिए जाएं तो अब आप लोगों को डी निकालना है, क्योंकि वर्क डन उसने पूछा हुआ है। तो अब वर्क डन निकालने के लिए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि वर्क डन के रिलेशन के अंदर तो एफ डॉट डी होता है। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। तो यहां से अब डी निकालेंगे कैसे, आर टू माइनस आर वन। तो यहाँ पे आर टू इसको कह लेंगे, आर वन इसको कह लेंगे, तो 6 - 3 कितना होता है, 3 होता है। आगे अब हमारे पास चेक करें, ये प्लस है, तो ये अब हमारे पास -2 और -2, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऐसे ही है, ये हमारे पास -4 हो गया। उसके बाद जे कैप का, ये आई कैप का हुआ, ये जे कैप का हुआ। उसके बाद 4 माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो ये +7 के कैप हो गया। सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब चेक कीजिएगा, ये हमारे पास डी का वैल्यू है। अब यहाँ पे यूज करें हम, फोर्स हमारे पास कितना है, 5 आई कैप +3 जे कैप, सही है, +2 के कैप। सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो डी है वो कितना है, 3 आई कैप -4 जे कैप,
और प्लस 7 का। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 इंटू माइनस तो ये -12 और 2 इंटू 7 तो ये +14। तो ये क्या बनेगा, 15 - 12 + 14। तो 15 14 29 -12, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 17 जूल, यानी बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, A = AI और B = BJ, देन A क्रॉस B हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब आप लोग ये जानते हो कि A क्रॉस B का मतलब है I क्रॉस J आ रहा है भाई, डॉट नहीं आ रहा है। तो I क्रॉस J हमारे पास किसके इक्वल आता है, के कैप के इक्वल आता है। तो भाई ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी और आगे के कैप आएगा ना, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। दो तीन चीजें याद रख लें कि I.I स्क्र एंगल 0, तो कॉज ऑफ 0 1, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1। इसी तरह J.J भी हमारे पास 1 होता है, K.K भी हमारे पास 1 होता है। लेकिन अगर I.J करेंगे या J.I करेंगे या J.K करेंगे या K.I करेंगे, तो इन सब के आंसर 0 आएंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, यहाँ पे भी एंगल 90 बनेगा, यहाँ पे भी एंगल 90। और डॉट में कॉज ऑफ 90 0, कॉज ऑफ 90 0 ना, तो डॉट में तो कोसाइन का फंक्शन ओपन होता है। डॉट में तो कोसाइन का फंक्शन ओपन होता है, और कोसाइन का फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, 90 पे 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप करेंगे I क्रॉस I करेंगे, तो यहाँ पे ये 0 आएगा, जबकि इधर I.I 1 होता है। सही है। अच्छा जी, उसके बाद और I क्रॉस J कितना होगा, के कैप होगा, उसके लिए हमें ये पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आई है, ये जे है, ये के है। तो आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, और जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज में चलो तो पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन n/n0 = E - γt, जो हमारे पास टर्म गैमा है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, ये तो डिके कांस्टेंट को बताता है। डिके कांस्टेंट को, ये आपकी बुक लाइन भी है। तो ये हमारे पास डिके कांस्टेंट को बताता है। और जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास होती है, दैट इज 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ T1/2 होती है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, क्या एम्पलीट्यूड एंड मैस पे करता है, नहीं। लेंथ एंड एम्पलीट्यूड पे, लेंथ पे तो करता है, एम्पलीट्यूड पे नहीं। मैस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नो। लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यस। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। लेंथ और ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करता है, बिकॉज T = 2 पाई इंटू L अपॉन में G। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास एक और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कराची सी लेवल पे है, लाहौर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इस्लामाबाद यहाँ पे है, और K2 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में मूव करते जाएंगे, तो आपको पता है ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा। ग्रेविटी कम होने से टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अब कराची में ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू K2, तो वहाँ पे टाइम पीरियड कम और K2 पे ज़्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो 1/2 पाई इंटू G/L हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, तो इन कॉम्पटन इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज, वो क्या होती है, वो स्मॉलर देन। अब जो स्कैटर्ड होती है फ्रीक्वेंसी उसकी स्मॉलर हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके वेवलेंथ ज्यादा होती है। मैं आपको समझाता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि एक हमारे पास एक्स रे का फोटोन आता है। एक्स रे का फोटोन स्ट्राइक किया, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। जब ये स्ट्राइक किया तो इसने अपनी एनर्जी कुछ यहाँ के पार्टिकल्स को दे दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, एनर्जी भी कम हुई, जिससे इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब ये इस तरह करके ज्यादा वेवलेंथ वाला जाएगा। तो जब वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है,
इसकी वेवलेंथ ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड की क्या होगी? उसने फ्रीक्वेंसी पूछा, ध्यान से देखें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी स्मॉलर हो जाती है। वाई? बिकॉज एनर्जी वो अपनी कुछ ट्रांसफर कर देता है, जिससे एनर्जी कम और फ्रीक्वेंसी भी कम और वेवलेंथ ज्यादा। अगर तो वेवलेंथ होता तो वेवलेंथ ज्यादा होनी थी, फिर ये अल्फा ऑप्शन होना था। जबकि यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो इसलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्मॉलर हो जाती है इंसिडेंट फोटोन की निस्बत। अब ये इंसिडेंट फोटोन है, इसकी चेक करो, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ये स्कैटर्ड है, और इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। और ये जो स्कैटर्ड है ये तो इंसिडेंट थे ना, अब ये स्कैटर्ड की चेक करो, इसकी वेवलेंथ तो नजर आ रहा है ना ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली होते हैं। तो वेवलेंथ इसकी ज्यादा स्कैटर्ड की और फ्रीक्वेंसी कम, और इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम, और स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा, ये याद रखना। उसने पूछा होता स्कैटर्ड की, तो स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड स्टेशनरी वेव्स के दरमियान कितना होता है? दैट इज लैम्डा बाई 2 होता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पावर ऑफ ए मशीन विच कंज्यूम 500 जूल ऑफ एनर्जी इन 2 सेकेंड? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया। एज यू नो कि पावर हमारे पास किसके इक्वल होती है? वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो वर्क हमारे पास कितना है? 500 जाउल का। टाइम 2 सेकेंड्स है, तो कितना हो जाएगा? 250, और इसका यूनिट होता है वॉट। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन थ्री रेजिस्टर 3, 4 and 5 आर कनेक्टेड पैरेलल एंड टू विद इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज आर कनेक्टेड पैरेलल एंड 2 ओम विद सीरीज। अच्छा, अब चेक करो, थ्री रेजिस्टर पैरेलल में है, तो क्या इनको मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ? 1, 2, 3। क्या ये ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है? तीन आपके पास पैरेलल में है और एक आपके पास यहाँ पे सीरीज में है, तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हो तीनों पैरेलल में है। अब रजिस्टर के कॉम्बिनेशन सीरीज में अगर इक्विवेलेंस निकालनी है, तो आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। एन लगे हुए हैं तो NR1 कर लो। लेकिन अगर पैरेलल का केस बन रहा है, तो पैरेलल के अंदर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सोन। अगर दो अलग अलग रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस आ रही है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे ऐड कर लो। लेकिन यहाँ पे तीन है, तो ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब यहाँ पे इसका जो एलसीएम बनेगा, वो एलसीएम कितना बनेगा? तो 4 3 ज़ा 12। अब 12 को 5 से कर लो, तो ये हमारे पास 60। अब 3 2 20 बना, प्लस 4 1 ज़ा और 5, तो 15 बना। 4, यहाँ पे चेक कर लो, 4 15 और 5 1 और 12 आ गया, तो 12 32 42 47। तो क्या 47 अपॉन में 60 बना? बिल्कुल, लेकिन ये 1 अपॉन आ रही का एक आंसर आया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 60/47 आ जाएगा। गॉट इट? लेकिन आगे 2 ओहम का भी तो लगा हुआ है सीरीज में, तो उसके लिए सिंपल ऐड कर देंगे, तो नीचे हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 47 नीचे, ऐसे ये 47, तो 60 प्लस 47 को 2 से करेंगे, तो ये हमारे पास कितना बनता है? तो ये हमारे पास 94 बना। तो अब 94 को इसमें ऐड करें, तो ये हमारे पास कितना बनेगा? तो ये 154 बना। तो 154 डिवाइडेड बाई 47 बना। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी 154 डिवाइडेड बाई 47। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, तो ये आपको फुल क्लियर हो गया, बहुत इजी और बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट में बी कंसिडर एज सोर्स ऑफ दैट प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेंथ। यानी इसका ये है कि एक हमारे पास कोई प्राइमरी पॉइंट्स है ना, तो वो आके सेकेंडरी वेव फ्रंट को जनरेट करते हैं। अब ये सेकेंडरी फर्दर आगे करते हैं, तो इस तरह लाइट प्रोपागेट करती है वेव फ्रंट्स की शक्ल में। ठीक है, ये वेव लाइट का पाथ होता है। प्रोड्यूस सेकेंडरी वेवलेंथ, द वेव लेट प्रोपागेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ वेव मोशन। इसको क्या बोला जाता है? ये वो हमसे पूछ रहा है। तो इसको तो भाई वेव थ्योरी बोला जाता है, इसको वेव थ्योरी बोला जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर कलेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। भाई सीरीज के अंदर जो कैपेसिटर का है वो रेजिस्टर के पैरेलल वाला होता है, तो इसके लिए हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। एक तो ये तरीका है, तो 6 आ गया। 2 + 1 तो 3/6 आया। इसको उल्टा कर लेंगे तो 6/3 आ गया, तो 2 आ गया। तो 2 माइक्रोफेरेड बनेगा। लेकिन इसका एक आसान हल ये भी तो हो सकता है ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो C1 मल्टीप्लाई with C2 और नीचे ऐड कर लो। ये कब लगता है, जब हमारे पास रेजिस्टर का पैरेलल हो या कैपेसिटर का सीरीज हो। दोबारा सुने, ये कब लगता है, जब रेजिस्टर का पैरेलल हो और कैपेसिटर का सीरीज हो। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो कितना बन गया, 3 × 6 18/9, तो 9 2 18, तो फिर भी 2 ही आया। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके अगर ये ऐसे होता कि 3 ओहम और 6 ओहम पैरेलल में लगे हुए हैं, रेजिस्टर है, तो फिर भी 2 ही बनना था, 2 ओहम। उसके बाद अब हमारे पास 6 3 × 18 और 6 और 3 9, 9 2 × 18, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड इज। तो 2 सेकेंड में वो फ्री बॉडी कितना कवर करेगी। तो यहाँ पे जरा आप लोग चेक करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन यूज करेंगे वो हम क्या, आपको फाइनल वेलोसिटी का पता है। ठीक है, एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है पहले रेस्ट पे, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता ना, थर्ड यूज कर सकते हैं ना फर्स्ट। तो सेकंड हो सकती है S = VIT + ½ AT²। तो एल से डिस्टेंस से डी निकालना आप लोगों ने, वी आई उसकी स्टार्टिंग जीरो लेंगे, पूरा फैक्टर जीरो, तो ये बन गया हाफ। अब जी कितना पुट करेंगे, 9.8, और टाइम हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 2 सा, तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 बना। तो 98 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 100, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा 16 1, तो 196, तो 196 ÷ 10, तो 19.6 आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। कैसे, ट्रांसफॉर्मर में एज यू नो दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। अगर तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा आ जाएं सेकेंडरी से, तो ये स्टेप डाउन, और अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा आ जाएं तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये जो प्राइमरी होती है ये इनपुट को शो करती है, और जो ये सेकेंडरी है ये आउटपुट को शो करती है। तो वेन एवर वी आर डीलिंग विद टू कॉइल्स ना, दैट इज रेफर्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में यही होता है, एक कॉइल होती है उसको सोर्स ऑफ करंट से जोड़ा जाता है, और एक कॉइल होती है उसको गैल्वानोमीटर से जोड़ा जाता है। अब एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं जिससे हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है, और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, साथ वाली कॉइल में लाइंस जाती हैं, वहां पे भी फ्लक्स पहले जीरो होता है, फिर फ्लक्स बढ़ जाता है। अब फ्लक्स के बढ़ने का मतलब है फ्लक्स चेंज हुआ है, चेंज इन फ्लक्स जब भी हो तो वहां पे ईएमएफ पैदा होती है। सही है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। और अगर दोबारा से करंट को रोकें, तो दोबारा से पहले फ्लक्स बढ़ा हुआ है और अब फ्लक्स जीरो हो जाएगा, अभी तो चेंज हुआ है, इस दोबारा चेंज फ्लक्स से भी ईएमएफ पैदा होती है सेकेंडरी में। तो दो तरह से फ्लक्स को चेंज करना मतलब या इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन रिंग बेस्ड अपॉन द फिनोमिना। जो न्यूटन रिंग्स हैं वो किस फिनोमिना पे बेस करती हैं, वो इंटरफेरेंस के फिनोमिना पे करती हैं। ये आपके एनईडी के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, ओरिजिनल पास पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, और ये बुक लाइन भी है, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट देन मास ऑफ पार्टिकल इज। तो मास का हमारे पास होता है m = m0 अपॉन में 1 - v² अपॉन में c²। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो बॉडी है ना वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है। एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। 1 - इसको v² अपॉन v कर लो या c/c कर लो, कट के 1 - 1 जीरो हो गया, समथिंग अपॉन जीरो दैट विल बी इंफिनिटी। तो मैस उसका कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। और टाइम भी इंफिनिटी हो जाता है, और लेंथ कितनी हो जाती है, लेंथ जीरो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, दैट इज डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, या उसमें अनसर्टेनिटी आती है एच की, ये हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है, वो हमें कहता है अगर आप एट अ टाइम पोजीशन और मोमेंटम मैयर करेंगे तो या तो आपके पास एच अपॉन फोर पाई जितनी गलती होगी, या उससे ज्यादा गलती, ये मतलब मिस्टेक होगी ही होगी जब हम पोजीशन और मोमेंटम एट अ टाइम मैयर करेंगे। अगर पोजीशन को अलग मैयर कर लो किसी टाइम में 100% ठीक मैयर कर लोगे, मोमेंटम को अलग में मैयर कर लो 100% ठीक कर लोगे, लेकिन if you are going to measure position of electron and momentum of electron at a same time na, you must possess the mistake of, or you will be uncertain, equal the value h upon 4 pi or greater than h upon 4 pi. As you know, h is Planck's constant, 6.625 into 10 raised minus 34 joule second. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाई। अब ये दो चीजें बड़ी मजे की हैं। जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, वो बताता है फेराडेज लॉ, और जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है ना, वो लेंज़ेज लॉ बताता है। ये दो चीजें याद रखनी है, नोट लगाएंगे यहाँ। जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कौन बताता है, ये फेराडेज लॉ बताता है, और जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है ये कौन बताएगा, ये हमें लेंज लॉ बताता है, लेंजेज लॉ। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेंस प्रिंसिपल इज यूज टू, हाइजेंस प्रिंसिपल किसके लिए यूज किया जाता है, टू लोकेट वेव फ्रंट, वेव फ्रंट को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, लाइट किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, किसके मुताबिक, मैक्सवेल के मुताबिक। मैक्सवेल के मुताबिक जो लाइट ट्रेवल करती है वो करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, the product of temperature and maximum wavelength is constant, that is according to वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब जो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है वो बेसिकली इसके मुताबिक होता है टेम्परेचर और मैक्सिमम वेवलेंथ। एक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये टोटल एनर्जी को बता रहा होता है ब्लैक बॉडी के, वो प्रोपोर्शनल होता है ना फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। और एक हमारे पास रिले जीन्स लॉ होता है, वो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की शॉर्टर वेवलेंथ के साथ रिलेट होता है, और उसको पीक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ को निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर एनईडी पास्ट पेपर नंबर 1 फॉर योर फिजिक्स सब्जेक्ट। तो एनईडी फिजिक्स का आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से पास्ट पेपर नंबर 1 को सॉल्व किया, और हम इसी तरह पूरा पूरा पेपर सॉल्व करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला एनईडी यूनिवर्सिटी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तो आप लोगों ने एनईडी यूनिवर्सिटी की एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट्स की करनी है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम आपको ऑफर कर रहा है अपना सबसे सुपर प्रीमियम बैच। उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स आपको भेजी जाएंगी, और आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। कोशिश करें अप्रैल के महीने से खत्म होने से पहले पहले एनरोलमेंट ले लें। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। इसकी फी है जस्ट 6,000, ये वन टाइम पे करनी है, कोई ये 1 2 3 4 5 6 महीने की फीस नहीं है, ये 4 5 6 महीने की फीस नहीं है, ये 1 ईयर तक वैलिड रहेगी। और इसमें ना सिर्फ एनईडी का राउंड 1 तैयार होगा बल्कि राउंड 2 भी तैयार करवाया जाएगा, और इसमें मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी मुकम्मल तैयार करवाई जाएगा, इसमें नस्ट का NET 4 भी तैयार करवाया जाएगा, इसमें आपको फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी तैयार करवाया जाएगा, जीकी का टेस्ट भी तैयार करवाया जाएगा, इसी के अंदर आपको IBA, इसी में DUET दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको पाकिस्तान की अगर तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे सिंध वाली साइड पे हैं, कैपिटल में है, पंजाब में है, तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने। इंशाल्लाह ताला आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपकी मुकम्मल स्केड्यूल में तैयारी हो जाएगी। और हमारे चैनल को लाजमी तौर पे आप लोगों ने खुद भी सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना है अपने अकेडमीज के ग्रुप्स के अंदर, जहाँ फिजिकल आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी होगी बोर्ड की तैयारी के लिए, कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर इसको लाजमी शेयर करें, ताकि उन बच्चों पे भी ये पैगाम उन तक पहुंचे जो बच्चे NED जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में कराची में 2 यूनिवर्सिटी आती हैं, एक NED और एक
मेहरान आती है, तो इनमें अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हो तो इससे अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में लेना चाहते हो एडमिशन, फास्ट का हमारा फास्ट की तैयारी के लिए हमारा बैच ज्वाइन करो। अगर आप स्वाबी के अंदर जाना चाहते हो, जीकी यूनिवर्सिटी है, कमाल की यूनिवर्सिटी है, उसमें स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हो, हमारा बैच ज्वाइन करो। IBA से CS करना चाहते हो, BBA करना चाहते हो, हमारा बैच ज्वाइन कर लो। दाऊ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, या अगर आप मेडिकल के रिलेटेड दाऊ इंस्टीट्यूट है, अगर आप MD कैट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बने, क्योंकि इन सारी यूनिवर्सिटीज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम की पहली पोजीशंस होती हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट में हमारे टॉपर्स होते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, कंप्यूटिंग की बात कर लूँ, फास्ट की बात कर लूँ, नस्ट की कर लूँ, अभी NET 2 में हमारे बच्चे ने टॉप किया, 3 में हमारे बच्चे ने टॉप किया, 2024 में सारे राउंड के टॉपर हमारे बैच के हैं। जीकी में स्कॉलरशिप पे पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, फास्ट में 90% से ऊपर के एग्रीगेट है, NED मेहरान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासियन जा रहे होते हैं, टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, मैं एक आपको चीज़ बार बार बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इधर उधर आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी सो हैप्पी। आज हमने किया NED फिजिक्स का पास पेपर नंबर 1, इसी तरह आप लोगों के साथ बाकी पास पेपर को भी शेयर करेंगे जैसे हमने मैथ के डिस्कस किए। यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।